हेलो। कैसे हैं आप लोग? इस विकराल गर्मी में आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी आपको अध्ययन करना ही होगा, क्योंकि आपको एक बड़े मुकाम को हासिल करना है। आज 14 जून है। द हिंदू का एडिटोरियल और न्यूज एनालिसिस लेकर मैं आपके बीच में हूँ। यहाँ मैं आपको सूचित ये भी करना चाहूँगा कि इस एनालिसिस में केवल आज का ही मैटर नहीं है, अपितु पीछे दिनों या पिछले दिनों के भी कुछ अच्छे न्यूज़ की एनालिसिस यहाँ की गई है। फिलहाल मैं आपके बीच में अभी शुरू करूँगा, क्योंकि वार्तालाप हम करते ही रहेंगे, उसके लिए बहुत समय है। अभी हम देखते हैं कि पहला न्यूज़ द हिंदू ने क्या निकाला है। देखिए, यहाँ लिखा है गिग वर्कर्स ब्रेव एक्सट्रीम हिट। ठीक है, विथ नो हेल्प फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। ठीक है ना? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हिट स्ट्रोक चल रहा है, बहुत लोगों की मौत हो रही है, चलते चलते लोग सड़कों पर गिर के बेहोश हो जा रहे हैं। क्लियर? तो उसी पर यह पूरा का पूरा आर्टिकल है। यहाँ एक प्रश्न आता है कि क्या भारत सरकार को इस हिट स्ट्रोक को नेशनल डिजास्टर के तहत लिया जाना चाहिए या नहीं। क्लियर? अब राष्ट्रीय आपदा, नेशनल डिजास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा के रूप में लिया जाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज जानना होगा कि ये कौन सी बला है, ये गिग क्या होता है, वर्कर्स क्या है। आप में इसे सामान्य शब्दों में समझ लें कि गिग वर्कर्स उनको कहा जाता है जो डिलीवरी का काम करते हैं, डिलीवरी बॉयज, डिलीवरी गर्ल्स। ठीक है, को ही गिग वर्कर्स कहा जाता है। क्लियर? ये जो गिग वर्कर्स होते हैं, ये किसी के एम्प्लॉय नहीं होते, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी इनका नहीं होता। ये कार्य करते हैं, पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर गिग वर्कर्स आजाद है, कार्य करने के लिए भी और कार्य न करने के लिए भी। ठीक। लेकिन जो एम्प्लॉयर है, जिसने इनको सेवा पर रखा है या सेवा देता है, तो वो भी आजाद है। उसकी आजादी क्या है? देखिए, यदि आप गवर्नमेंट की सर्विस में हैं या प्राइवेट में भी किसी वाइट कॉलर सर्विसेज में हैं, तो वहां पर सेवा की कुछ शर्तें होती हैं। उसमें मेडिकल फैसिलिटीज होती है, हॉलिडे के भी उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। क्लियर? लेकिन जो गिग वर्कर्स हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वह सेवा करेगा, जब तक सेवा करेगा, जितनी सेवा करेगा उतना ही उसको उसका लाभ मिलेगा, या आप कह सकते हैं पुरस्कार मिलेगा। क्लियर? और आज ये गिग वर्कर्स की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। इवन कि नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आने वाले वर्षों में यह इकोनॉमी का एक बड़ा क्षेत्र बनेगा। अब यहां प्रश्न आता है कि ये गिग वर्कर्स हैं कौन। तो आप याद रखेंगे
कि गांव से ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी बातें जो कह रहा हूँ वह 100% लागू होता है। एग्जैक्टली जो हमारे रूरल एरियाज हैं ना, वहाँ पर वर्क कहाँ है? तो आप कहोगे कि सर वो वर्क वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में है। कहाँ पर है? तो कहेंगे कि सर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी छिपी बेरोजगारी है, जिसे आप डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। वो छिपी बेरोजगारी है। उसे लाभ उस मात्रा में नहीं मिल पाता जिस मात्रा में किसी परिवार की अपनी आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ये रोजगार के लिए शहरों की ओर जो लड़के होते हैं, नौजवान होते हैं, नौयुवतियां होती हैं, ये शहरों की ओर आते हैं। इसके साथ साथ एक बात और भी है कि गांव में कोई कृषि के अतिरिक्त कोई अन्य जो क्षेत्र नहीं है जहां से रोजगार उत्पन्न वो कर सकते हैं, क्योंकि रोजगार उत्पन्न गांव में तो बहुत किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए पूंजी चाहिए, और पूंजी के बिना आप रोजगार का सृजन नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने लोगों की बेहतर शिक्षा देने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए, खुद की एक बेहतर जिंदगी को देने के लिए, और जो हमारा फैमिली पैटर्न है उस फैमिली पैटर्न का धीरे धीरे टूटने के कारण भी, ठीक है, लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो जब ये लड़के या लड़कियां शहरों में एंटर करते हैं तो शहरों के खर्चे तो बड़े लंबे होते हैं। तो इस खर्चे को पूरा कैसे किया जाए? तो ऐसी स्थितियों में ये डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, और यही डिलीवरी बॉय है गिग वर्कर्स। अब ये गिग वर्कर्स की अपनी शिकायत है। वो क्या शिकायत है? कि जो एम्प्लॉयर होते हैं या जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो किसी प्रकार की कोई हेल्थ रिलेटेड सहयोग नहीं करते, ठीक है, और हीट स्ट्रोक से, ठीक है, लोग घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी सहायता के लिए नहीं आ रहा है। क्लियर? तो यह पूरा आर्टिकल इसी पर है। अब देखिए, इसमें कह रहा है, एक ये मिस्टर पवन कुमार हैं जो एक गिग वर्कर्स हैं, और ये गिग वर्कर्स अपने दास्तान को बता रहे हैं। क्लियर? तो सब मिलाकर के आपके बीच में यही चीजें जो अभी हमने आपको समरी में बताया, ठीक है, वो है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली होना क्या चाहिए कि जो गिग वर्कर्स हैं इन्हें भी ऑर्गेनाइज्ड करना होना चाहिए। जब तक आप इन्हें ऑर्गेनाइज्ड नहीं करेंगे, ठीक है, तो इनके ही मेहनत से, इनके ही वेतन से, ठीक है, कुछ ना कुछ कटौती करके और उसे रखना होगा, और रखने के बाद इनके आपत्ति के दिनों में इनकी सहायता करना होगा, और इसके लिए हमारी सरकारों को इस पर सोचना होगा। ठीक है, ये पूरा मैटर इस पर था। अब आगे चलते हैं। आगे यह थोड़ा सा एक नाम आ गया, ये है येदुरप्पा may be arrested as POSCO court issue warrant। ये येदुरप्पा कौन है? कर्नाटक के में एनडीए के जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसे आप बीजेपी भी कह सकते हैं, ठीक है, बीजेपी का एक भाग है ये, तो उसी के ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। इस मुख्यमंत्री के बारे में कुछ लिखा गया है। इसमें एक 17 साल की एक लड़की है, और ये 17 साल की लड़की
अपनी माँ के साथ किसी कार्य के लिए इनके पास जाती है और उसका आरोप है कि फिर इन्होंने, ठीक है, उसके साथ, ठीक है, नाबालिग बच्ची के साथ, ठीक है, क्या किया, आप कहेंगे कि वो उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया, ठीक है ना। तो अब सवाल यहाँ पर है कि इसके अंदर पढ़ने की कोई मतलब नहीं है। इसमें सीधी सीधी सी बात है कि इसमें ये कहा गया कि पुलिस इनको बुलाती है और ये बार बार टाल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके विरुद्ध क्या हुआ है, एक वारंट जारी हुआ है। क्लियर। लेकिन बात यहाँ येदियुरप्पा की नहीं है, बात यहाँ पर पास्को की है। पास्को, अब पास्को के बारे में आपको जानना है कि ये पास्को है क्या। यहां पर लिखा है पास्को, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअली ऑफेंसेस एक्ट 2012, 2012 कह रहा है कि इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इनएक्टेड इन इंडिया टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअली हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। ठीक है, ये एक्ट है जो 2012 में आया, पास्को ये एक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, जो बच्चे हैं उन बच्चों को, ठीक है, किससे बचाना, जो सेक्सुअल असॉल्ट हैं, सेक्सुअली हैरेसमेंट और इन बच्चों के माध्यम से जो पोर्नोग्राफिक निर्मित किए जा रहे हैं उनसे बच्चों को बचाना है। लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती यह है कि बच्चे आप किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, बच्चों की जो डिफिनीशन है हमारे देश के अंदर वो अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से है। कहीं पर एजुकेशन में आप चले जाएंगे तो एजुकेशन में सरकार कहती है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बीच में जो बच्चे हैं, जिनकी आयु है, वो बच्चे हैं, ठीक। लेकिन अगर आप 61 अमेंडमेंट की बातें कर दें तो उसमें 18 वर्ष ये व्यस्तता की आयु बनाई गई है। अब पास्को में किसे बच्चा कहा जा रहा है, बात तो यहां है कि पास्को में बच्चा किसे कह रहे हैं आप, तो आप कह देंगे 18 वर्ष की आयु तक के लोग बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बच्चे हैं, ठीक है। तो ये 18 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, ये जो सेक्सुअली ऑफेंसेस हैं, ठीक है, चाहे वो किसी प्रकार का है, उसी से इनको बचाना है। क्लियर। लेकिन अब ये भी है, यहाँ एक प्रॉब्लम उठकर आती है कि हमारे कोर्ट द्वारा, न्यायालयों द्वारा भी इसकी अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं, ठीक है। कभी गुड टच, कभी बैड टच को भी शामिल कर दिया जाता है। और अभी आपने देखा ही है कि नवीन फैसले में ये कहा गया है कि भाई हम तब तक पास्को के अंदर गिरफ्तारी नहीं करेंगे या पास्को की धाराओं में नहीं मुकदमे दायर करेंगे जब तक स्किन का स्किन से स्पर्श न हुआ हो। क्लियर। तो कपड़े को हटाना या ये सब चीजें इन्होंने क्या किया है, पास्को में शामिल कर दिया है। एग्जैक्टली ऐसा हुआ क्यों? देखिए, कोई भी कानून बनता है तो कानून बनते ही इसे तोड़ने की विधियां भी बनने लगती हैं। क्लियर। तो हाल के दिनों में ये देखा गया कि पास्को बहुत अच्छी चीज है, बच्चों को बचाने के लिए बहुत अच्छा एक्ट है, लेकिन फिर भी ये देखने को मिला है कि पास्को के तहत, ठीक है, बहुत अच्छे खासे शरीफ लोगों को भी फंसाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। क्लियर। तो इसलिए न्यायालय भी उन प्रक्रियाओं को देखते हैं और प्रक्रियाओं को देखने के बाद उनको भी समझ में आता है कि इसमें क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो ऐसी स्थितियों में उनकी जो डिसीजंस आते हैं वो बड़े वेरिएबल होते हैं। फिलहाल आइए हम देखते हैं
कि इसमें बच्चे की एज कितनी बताई गई, 18 वर्ष, ठीक है। और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और दुर्व्यवहार के लिए, एब्यूज के लिए, ठीक है, 18 वर्ष की आयु बताई गई। अब इसमें कहा गया कि देखिए जो पास्को होता है ना, पास्को के अंतर्गत एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है। इस पर स्पेशल कोर्ट बनाना मैंडेट है, अनिवार्य है, ठीक है। और बच्चे के साथ जो है वह एक फ्रेंडली बिहेव किया जाता है और पूरे जो कार्रवाई होती है, मुकदमे की कार्रवाई होती है, इसे पब्लिक की नज़रों से बचाया जाता है। यहाँ तक कि बच्चे के नाम को भी, ठीक है, नाम और उसकी पहचान को भी छिपाई जाती है। क्लियर। और ये बंद कमरे में होता है और बच्चे के अनुरूप, ठीक है, सारी दशाएं निर्मित की जाती हैं। क्लियर ना। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, पास्को के अंतर्गत सज़ा बहुत टफ है, ठीक है। ये नॉन बेलेबल होती है, गैर जमानती होती है, इसमें जमानत तो मानत जल्दी नहीं मिल पाती है, और इसमें आजीवन कारावास तक की भी सज़ा है, यहाँ तक कि मौत की भी सज़ा का भी प्रोविज़न इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। तो ये था आपका पास्को। अब यहाँ एक पोर्शन आज के हिंदू में पब्लिश किया गया कि क्या जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है, गठबंधन की सरकार, कोलिशन मतलब गठबंधन की सरकार में जो आर्थिक सुधार होते हैं, ठीक है, उसकी गति धीमी हो जाती है। क्लियर। तो देखिए, आप बात समझ रहे हैं ना कि गवर्नमेंट दो प्रकार की है भाई। आप एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को लेकर आ रहे हो, और दूसरी बात, आपको जनता ने सरकार बनाने की अनुमति नहीं दिया हो, तब आप क्या करेंगे भाई? जो बड़ी पार्टी होगी वह अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर के अपनी सरकारें बनाती हैं और चलाती हैं, ठीक है। तो यहां इन्होंने लिखा है कि 2014 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी 282 सीटों को लेकर आई थी, और नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये देश के प्रधानमंत्री बने थे। और इस प्रकार 21 वर्ष तक, इसके पहले 21 वर्षों तक भारत में जो भी सरकारें चली हैं वो सभी सरकारें कोलिशन की गवर्नमेंट थी, ठीक है। अब इनका ये कहना है, इसमें देखिए दो लोग हैं, एक आप ये देख रहे हैं कैलाश जी हैं, और एक परेला जी हैं। ये लोग, के कैलाश और ये परेला जी, ये लोग आपस में इस पर कहते हैं कि भाई, मतलब एक विचार विमर्श कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका कौन से क्या होगा और प्रो क्या होगा, मतलब इसमें निगेटिव से क्या है और पॉजिटिव क्या है, ठीक है। फिलहाल इन्होंने घुमा फिरा करके केवल एक ही बात कह दी है कि कोलिशन गवर्नमेंट में, ठीक है, इकोनॉमी स्लो डाउन नहीं होती। इसका आधार इन्होंने क्या बताया? इनका आधार ये कहा कि देखिए, जो आप इकोनॉमिकल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन इन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ये लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात अगर इस देश में कहीं शुरू हुई थी तो वह दौर था 1977, और 1977 में जो सरकार थी वह सरकार थी जनता पार्टी की सरकार, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार थी। क्लियर। इसके बाद ये परंपरा चलती रही, और इसके बाद एक बहुत बड़ी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को लेकर के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, ठीक है, राजीव गांधी जी। और राजीव गांधी ने भी ये जो इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन या उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था उसे इन्होंने काफी हद तक बढ़ाया था। लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी, मिलीजुली सरकार थी, कोलिशन की सरकार थी। तो आप याद रखिएगा कि इन्होंने आर्थिक उदारीकरण की दुनिया में जो कार्य किया वह फिलहाल कोई कर नहीं पाया। क्लियर। तो इन्होंने
देश को एक ऊंचे प्रतिमान पर स्थापित किया था। यहाँ तक कि देश के अंदर जब 7 दिन के लिए ही हमारे पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे थे, उस समय भी मनमोहन सिंह को उन्होंने, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, जो कि कालांतर में प्रधानमंत्री भी बने, ठीक है, उनके माध्यम से इस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। बाद में संयुक्त मोर्चा की सरकारें बनती हैं। संयुक्त मोर्चा की सरकार भी कोलिशन की गवर्नमेंट थी, उसने भी चलाया अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आती है, उसने भी चलाया और देश में बड़े मतलब आप कह सकते हैं कि सुधार किए, आर्थिक सुधार किए थे। तो ऐसी स्थिति में हमने ये देखा कि जो आर्थिक सुधार हुए वो तो कोलिशन गवर्नमेंट में हुए। फिलहाल बिना किसी आरोप और प्रत्यारोप के मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि 2014 में हमारे यहाँ 282 सीटों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं। 2019 में भी इनको ठीक ठाक मिलता है और इस प्रकार से एक व्यक्ति की सरकार बन के रह जाती है। ठीक है, आप देखते हैं कि कभी पार्टी की भी चर्चाएं नहीं थी, ठीक है, हर जगह पर, ठीक है, बस एक व्यक्ति की गारंटी की बात चल रही थी। ठीक है, यहाँ तक कि संसद में भी कहा गया था एक अकेला सब पर भारी। तो हमने देखा कि जब सरकारें मेजॉरिटी में आती हैं तो सरकारें बहसीपन हो जाती है, उसमें बहसीपन आता है। और पिछले दौरान आपने देखा कि अनेक ऐसे एक्ट आए थे, स्पेशली किसानों से संबंधित एक्ट आए, और जिसको सरकार को अपमानित होकर के वापस लेना पड़ा था। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखेंगे कि कोलिशन की गवर्नमेंट अच्छी नहीं होती। कहा तो ये जाता है कि लोकतंत्र, अगर बहुत ज़्यादा लोकतंत्र हो गया तो भी विकास नहीं होगा, और यदि, ठीक है, बहुत ज़्यादा एकीकृत सरकारें भी हो जाती हैं तो वहाँ लोकतंत्र जिंदा ही नहीं होता। ठीक है, आप लोग वर्तमान हालात से परिचित हैं। देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी खतरे में रखा गया था, तो ऐसी स्थितियों में या कुछ संभावनाएं ऐसी बन रही थी। ठीक है, वैसे तो आप याद रखिएगा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे तोड़ना मरोड़ना, ठीक है, ख़त्म करना, ये संभव सा नहीं दिखता। ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जो संविधान है वह इतना फ्लैक्सिबल है, रिजिड तो है ही, फ्लैक्सिबल भी है, और वह ऐसा है कि वह हर समय की मांग की जो मांग होती है ना, उस मांग को पूरा करने में सक्षम है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में जब कोलिशन की गवर्नमेंट होती हैं तो आप याद रखिएगा कि कोलिशन की गवर्नमेंट में एक खास बात होती है, उसमें सौदेबाजी की प्रक्रिया अवश्य होती है। अब ये सौदेबाजी बुरी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि तमाम ऐसे कार्य होते हैं जो एकल, जो मतलब फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होती हैं, सिंगल मेजॉरिटी की जो गवर्नमेंट होती हैं वो नहीं कर पाती हैं, लेकिन सौदेबाजी के दौर में बहुत हद तक बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा आर्टिकल है वो इसी पर है कि बिहार और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये स्पेशल राज्य का दर्जा चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्यों चाह रहे हैं? ठीक है, जाहिर सी बात है कि सेंट्रल की मजबूरियों का फायदा वो उठाना ही चाहेंगे, कोई बुरी बात नहीं है। और एक बात इसके अंदर और कहा जाता है कि लेट लतीफी होती है। ठीक है भाई, देखिए, लोकतंत्र का मतलब है कि निर्णय विचार विमर्श से लिए जाए, और जब निर्णय विचार विमर्श से लिए जाते हैं तो नीतियां जो बनती हैं वो अस्थायी बनती हैं। ठीक है, और उसमें चतुर्दिक विकास होता है। क्लियर ना? तो इसलिए ये पूरा आर्टिकल कोलिशन गवर्नमेंट की मतलब तरफदारी करता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर? हाँ, कभी कभी ये आरोप लगाया जाता है कि संकट के दिनों के लिए ये कोलिशन गवर्नमेंट उपयुक्त नहीं होती। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है,
और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होने के नाते यहाँ कैबिनेट तो बनेगी बनेगी। अब ये जो कैबिनेट है, ये जो भी सुझाव देगा, फाइनल गेम प्ले करना है। मान लीजिए अटैक है, फॉरेन इन्वेजन्स चल रहे हैं या किसी प्रकार की ऐसी बातें हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्णय जो होता है वो राष्ट्रपति को लेना होता है। राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है। मंत्रिमंडल के निर्णय को राष्ट्रपति मानने के लिए विवश भी है, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो राष्ट्रपति जो है उस पर निर्णय ले लेता है और फिर इस पर एक्शन, ठीक है, हमारे बलों को लेना होता है, जो हमारे मिलिट्री है, पैरामिलिट्रीज है, उनको लेना होता है, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उसको लेना होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट, गांधी जी के शब्दों में अगर देख लिया जाए तो गवर्नमेंट वही बेहतर है जो न्यूनतम शासन करती है, ठीक है, क्लियर। और वह कभी भी एकाधिकार या मोनोपोली को लेकर के नहीं जाती, क्योंकि मोनोपोली हमेशा व्यक्ति में अहंकार को जन्म देती है, व्यवस्थाओं में भी और व्यक्ति में भी, ठीक है। तो ये टोटल मैटर आपका ये था। अब अगर हम अगली बातें करें तो यहां पर देख रहे हैं, अभी जो मैंने आपको समझाया वही चीजें आ गई। ये कह रहा है कि ऑन स्पेशल कैटेगरीज स्टेटस फॉर आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहां बिहार भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, ठीक है, ये राज्यों को दिया जाता है। अब ये राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की जो प्रक्रिया होती है, इसको किसने सुझाया था? आप कहेंगे कि सर गाडगिल फार्मूला ने समझाया था। गाडगिल फार्मूला ये 1969 में आता है। रोलिंग प्लान हमारे यहाँ चल रहा था, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड प्लान को हम बहुत अच्छी तरह से लेकर के चले थे, पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर चले थे। लेकिन जो थर्ड प्लानिंग्स थी उसमें हमें चाइना और पाकिस्तान के युद्ध का सामना करना पड़ा था। फिर हमारे पास आर्थिक स्थितियां बहुत डामाडोल हो चुकी थी। फिर हमें रोलिंग प्लान लाना था, 3 रोलिंग प्लान लाया गया था। तो उस समय पर कुछ ऐसा महसूस हुआ था, ठीक है, कि कुछ राज्य बहुत चले जा रहे हैं। तो ये पिछड़ते हुए राज्यों को, ठीक है, मुख्य धारा में लाने के लिए, ठीक है, ये गाडगिल सर जो कि एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने ये अपना विचार लाया था, गाडगिल फार्मूला दिया था और कहा था कि कुछ शर्तों के आधार पर, ठीक है, राज्यों को विशेष सहायता केंद्र के द्वारा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है। देखिए द स्टोरी सो फार, अब तक की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो कह रहा है कि द आंध्र प्रदेश रजिस्ट्रेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, ठीक है, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के द्वारा, ठीक है, आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया था। मतलब कह रहा है कि विच बाइफरकेटेड, ठीक है, यूनिफाइड आंध्र प्रदेश इनटू 2 स्टेट, ठीक है, 2 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। फिर कह रहा है कि वाज नोटिफाइड ऑन मार्च 1, 2014, और इसकी अधिसूचना जो है वो 1 मार्च 2014 को जारी की गई थी। फिर कह रहा है एंड हैड कम इनटू फोर्स फ्रॉम जून 2014, और जून 2 को 14 में, जून 2 वर्ष 2014 में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था और भारतीय नक्शे में तेलंगाना आ गया था एक प्रांत के रूप में, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि वैसे तो इस एक्ट में बहुत सारी चीजें दी गई थी, ठीक है, कह रहा है while the act had specified many things there was no mention of giving a special category status, ठीक है। तो दिया तो बहुत कुछ गया था आंध्र प्रदेश को, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया था, क्लियर। फिर कह रहे हैं आंध्र प्रदेश को कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं दी गई थी, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द हिस्ट्री, ठीक है ना, इतिहास क्या है। तो देखो इतिहास में ये कह रहा है कि देखो ये राज्यसभा है और फरवरी 20 है, वर्ष 2014 है,
और वहां पर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैड सेड, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि एससीएस वुड बी एक्सटेंडेड टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। देखिए, इसमें हमने आपको बताया कि 2 जून 2014 को, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, मतलब आंध्र प्रदेश बट गया था और तेलंगाना एक नया राज्य बन गया था। आंध्र प्रदेश को केंद्र ने बहुत कुछ दिया, बड़ी फैसिलिटीज दी, लेकिन उसमें से कहीं भी, ठीक है, एस सी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया था, एससीएस नहीं दिया गया था। अब सवाल यहां पर है, 2014 में ही फरवरी का महीना है और उसमें बोलते हुए, राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम आंध्र प्रदेश को एससीएस देंगे। क्लियर? तो उन्होंने स्वीकारा था, 5 वर्षों के लिए देंगे, उन्होंने ये चीज कहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, दिया नहीं गया। क्लियर? अब यहां पर देखिए, कह रहा है कि, लेकिन अब यहां पर यह है कि बट आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक ओवर द रिगेन्स, मतलब इन्होंने शासन आया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब 2014 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो एनडीए के प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, तब उन्होंने, ठीक है, ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है इसे देने से, आंध्र प्रदेश को देने से मना कर दिया। ठीक है, साफ साफ मना कर दिया था। ठीक है, अब सवाल यहां पर है कि इस समय वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है उसमें टीडीपी, और उसमें टीडीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं चंद्रबाबू नायडू, ये पावर में आ चुके हैं और वह आज बीजेपी के, आप कह सकते हैं, पार्टनर हैं, उन्हीं के कोलिशन से गवर्नमेंट भी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में वह एक बार पुनः आवाज उठा रहे हैं कि आप आंध्र प्रदेश को, ठीक है, क्या करिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए। ठीक है, क्लियर? अब वो कल की बात है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या मिलेगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है। तो आइए देखते हैं। हमने पूरे मैटर को पढ़ने के बाद ये मैटर आपके बीच में रख दिया है। ठीक है, तो ये है व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? तो कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ सोशल साइंटिस्ट, ठीक है, धनंजय रामचंद्र गॉडगिल। ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो किसके दिमाग की उत्पत्ति है? तो वो कह रहा है गॉडगिल की है, रामचंद्र गॉडगिल की है। ठीक है, डीआर गॉडगिल, धनंजय रामचंद्र गॉडगिल के दिमाग की उत्पत्ति है। और ये क्या थे उस समय? तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन थे। ठीक है, उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। और आप जानते हैं कि बहुत बड़ा पद है, क्योंकि अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है और वो भी पदेन होता है, मतलब एक्स ऑफिको होता है। ठीक है, तो ये कहने के लिए उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, लेकिन वो होता अध्यक्ष तरह ही, एक की तरह से ही काम करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्लानिंग कमीशन हु फॉर्मुलेटेड द थर्ड 5-year प्लान ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गॉडगिल फॉर्मूला स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो होता है ना, यह प्लानिंग कमीशन के जो उपाध्यक्ष थे, ठीक है, धनंजय रामचंद्र गॉडगिल साहब, उन्हीं की ये दिमाग की उत्पत्ति है। और इन्होंने जो है, ठीक है, थर्ड जो 5-year प्लान है, उसी थर्ड ईयर जो 5-year प्लान है उसी के तहत जो है इन्होंने ये चीज़ दिया था। और यह 1969 से लागू हुआ था। अब इसकी कुछ शर्तें हैं कि किस स्टेट को ये दिया जाएगा। क्या
SCS स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किस स्टेट को दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं इसमें से क्या है। तो पहली चीज ये है कि वह हिली होना चाहिए एंड डिफिकल्ट टेरेनियन होना चाहिए, मतलब पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, जहाँ जीवन बहुत टिपिकल हो। फिर कह रहा है कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ जनसंख्या घनत्व जो है वो कम होगा। ठीक है, फिर लो रिसोर्सेज बेस, और जहाँ पर संसाधन की कमी हो। फिर कह रहा है स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, सीमाओं पर स्थित जो प्रांत हैं जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उनको उनको मिलेगा। फिर कह रहा है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, जिनके आर्थिक और आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक जो सुविधाएं होती हैं, अगर उसमें वो पिछड़ा है तो उसे मिलेगा। फिर बोल रहा है कि नॉन वायबल नेचर ऑफ द स्टेट्स फाइनेंस फिजिबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। देखो एक चीज ये भी कह रहा है कि देखो उन राज्यों में जहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। ठीक है, उनको भी मिलेगा। अब सवाल इस बात का है कि आंध्र प्रदेश इसमें किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश तो इसमें से किसी कैटेगरी में नहीं है। तो जब आंध्र प्रदेश किसी कैटेगरी में नहीं है तो आप कैसे देना चाहते हैं SCS। ठीक है, आगे चलिए। अब इस पर देखिए हमने क्वेश्चन बना दिया है ताकि आप बेहतर कर जाएं। ठीक है, क्लियर, आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। कह रहा है कि व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड आंध्र प्रदेश डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आफ्टर इट्स बाइफर्केशन इन 2014। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड आंध्र प्रदेश कि वह कौन सी परिस्थिति है, ठीक है, जिसके कारण वह स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग कर रहा है। ठीक है, अपने विभाजन 2014 में, अपने विभाजन के बाद, मतलब आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन 2014 में हुआ था। और 2014 में, ठीक है, वो कह रहा है कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। इसका कारण क्या है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की दलील क्या है। तो वो ये कहता है कि देखिए हमारे पास से हैदराबाद निकल चुका है, और जब हैदराबाद निकल गया है तो हमारे तमाम जो संसाधन थे वो संसाधन समाप्त हो गए हैं। ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियों में उनकी दलीलों में ये है टू एड्रेस इकोनॉमिक चैलेंजेस ड्यू टू द लॉस ऑफ हैदराबाद। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन है कि विच पॉलिटिकल पार्टी प्रोमिस्ड SCS टू आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द स्टेट बाइफर्केशन। कह रहा है कि ये जो कुछ पार्टियां दी गई हैं चार, कह रहा है इसमें से कौन वो पार्टी है जिसने आंध्र प्रदेश की विभाजन के समय वादा किया था कि हम आपको SCS देंगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे। ठीक है, 2014 मतलब कांग्रेस। अभी मैंने आपसे कहा था कि 20 फरवरी 2014 को राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हम 5 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश को SCS का दर्जा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया A, अर्थात कांग्रेस। क्लियर। अब फिर हम अगली बात करेंगे, व्हाट इम्पैक्ट डिड द 14th फाइनेंस कमीशन हैव ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ SCS। ठीक है, तो जो 14th कमीशन है उसकी क्या इच्छा है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है कि वो देगा या नहीं देगा, उसके देने का आधार क्या है। तो आप याद रखिएगा, उसने कहा कि इट एक्सटेंडेड SCS टू ऑल। नो नो नो। ठीक है, कह रहा है इट रिस्ट्रिक्टेड SCS टू हिल स्टेट्स ओनली। ठीक है, इट एबॉलिश्ड SCS ऑल टुगेदर। ठीक है, इट इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ SCS। देखिए
ये भी गलत है। फिर कह रहा है इट एबॉलिश्ड एस ऑल टुगेदर, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट रिस्ट्रिक्टेड एस टू हिल स्टेट्स ओनली। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो ये है कि 14th कमीशन ने ये कहा कि देखिए जो भी हम एस का दर्जा देंगे वह किसको देंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है उनका कि जो हिली एरियाज हैं उसको ही हम देंगे। ठीक है ना। और ये भी आप याद रखिएगा, एस पाने वाला पहला जो स्टेट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, अरे ये एस है, और एस पाने वाला पहला जो स्टेट है वो जम्मू कश्मीर है, और लास्ट स्टेट जिसे एस मिला था वो है उत्तराखंड। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। तो 14th कमीशन जो है केवल किसको अलाउ कर रहा है, तो आप कहेंगे हिली एरियाज को अलाउ करता है, नॉर्थ ईस्ट को करता है। ठीक है ना। अब बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन जरूरी है। ठीक है, जरूरी क्यों है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे एक स्थान आएगा नजीनी नोवागार्डो, ये स्थान। ठीक है, नोग्रोड, ये एक स्थान है निजी न्यू नोवागोर्ड। ये कहाँ पर पड़ता है, तो आप कहेंगे कि सर ये रूस के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि इंडिया वेलकम्स इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया एंड इथोपिया ज्वाइनिंग ब्रिक्स। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इसके एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसके मूल ऑर्गेनाइजर हैं। ठीक है ना। वैसे ब्रिक इसका मूल ऑर्गेनाइजेशन है, बाद में साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ जाता है 2010 में। ठीक है, ऐसी स्थितियों में आपको याद रखना है कि आज धीरे धीरे ब्रिक्स का विस्तार चल रहा है। ठीक है, 2023 में इसका विस्तार हुआ, फिर आज 2024 में भी इसका विस्तार हो रहा है। और इस विस्तार में कौन कौन लोग हैं, ये लोग हैं, ये कंट्रियां हैं, और भारत इस प्रकार से इसके विस्तार का स्वागत कर रहा है। ठीक है, और यह मीटिंग कहाँ हुई है, तो आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, नोआ, ठीक है, ग्रोडो को याद रखना है आपको। ठीक है, यहीं पर ये लोग शामिल हुए हैं और भारत ने इसका स्वागत किया है, बस। अब फिर कह रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द फ्रेंच टेरिटरी ऑफ न्यू कैलिडोनिया। मतलब जो फ्रांस का एक टेरिटरी है, ठीक है, न्यू कैलिडोनिया, उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि न्यू कैलिडोनिया है कहाँ। तो ये देख रहे हैं दक्षिण पैसिफिक सी है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, और यही है न्यू कैलिडोनिया। ठीक है, कहाँ पर है, साउथ पैसिफिक सी में। और यह किसकी टेरिटरी है, तो आप बोलोगे कि सर ये फ्रेंच टेरिटरी है। ठीक, फिर कह रहा है कि ऑन जून 3 जून को द सोशलिस्ट कनक नेशनल लिबरेशन फ्रंट फ्लैंक्स। ठीक है, देख रहे हैं आप क्या लिखा है, द सोशलिस्ट कनक। कनक क्या है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो न्यू कैलिडोनिया है ना, वहीं की एक मूल आबादी है, यहीं के, ठीक है, मूल हैबिटेंट्स लोग हैं, ये मूल निवासी लोग हैं ये कनक। तो कह रहा है कि द सोशलिस्ट कनक नेशनल लिबरेशन फ्रंट
ऑफ द साउथ पैसिफिक फ्रेंच टेरिटरी ऑफ न्यू कैलेडोनिया called the French President Emmanuel Macron to abandon the plan to modify the electoral reform. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कैलिडोनिया, न्यू कैलिडोनिया, इसकी लोकेशन क्या है और यहाँ प्रॉब्लम क्या है। यहाँ की मूल जो आबादी है और उस मूल आबादी का नाम है कनक। यह कह रही है इससे, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और उनका नाम देखिए इमैनुअल मैक्रोन है, और इनसे कह रही है कि आप संसद में जो सुधार बिल ले आ रहे हैं, ठीक है, वोटर सुधार के लिए जो बिल ला रहे हैं, आप उसको रोक दीजिए, त्याग दीजिए। ठीक है, क्यों भैया, क्यों, ऐसी क्या बात आ गई? तो उन्होंने कहा व्हाट हैपेंड। ठीक है, अब ये कह रहा व्हाट स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड राइट्स इरप्टेड। ठीक है, क्योंकि पूरी जो ये न्यू कैलेडोनिया स्टेट है ना, यहाँ पर बहुत बड़े क्या हो रहे हैं, विरोध चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, राइट चल रही, दंगे चल रहे हैं। ठीक है, अब सवाल इस बात का है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए जो फ्रेंच पार्लियामेंट डिसीजन है ना, उसी के विरुद्ध चल रही है। सॉरी, अब फ्रेंच जो पार्लियामेंट है वो कौन सा डिसीजन ले रही है कि इसके लिए उनको तकलीफ है, तो ये वोटर लिस्ट को रिफॉर्म कर रही है। जो न्यू कैलेडोनिया है वहां का जो वोटर लिस्ट है ना, उसको रिफॉर्म कर रही है, और उसी रिफॉर्म का विरोध कर रही है, विरोध कर रहा है कौन? सोशलिस्ट कनक नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, अब एग्जैक्टली बात है क्या? ठीक है, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? इनका ये कहना है कि इसमें ये नियम दिया जा रहा है कि जो लोग न्यू कैलिडोनिया में 10 वर्ष, आप याद रखिएगा, 10 वर्ष पहले पैदा हुए हैं या 10 वर्ष से रह रहे हैं, ठीक है, उनको क्या मिल जाएगी? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर उन्हें न्यू कैलेडोनिया की जो वोटर लिस्ट है उसमें स्थान मिल जाएगा। क्लियर? तो इसका कनक लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? क्यों कनक लोग विरोध कर रहे हैं? क्योंकि ऐसी स्थिति में तो जो कनक लोग हैं वो अपनी ही भूमि पर क्या हो जाएंगे? ठीक है, माइनॉरिटीज में बदल जाएंगे, अल्पसंख्यक में बदल जाएंगे। वैसे फिर भी ये कह रहा है कि द कनक कंप्राइज 43% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। कनक जो लोग हैं यहाँ पर कितने प्रतिशत लोग हैं? तो आप कहेंगे कैलेडोनिया की टोटल जो पॉपुलेशन है वह लगभग 1,45,000 है। ठीक है, और इस 1,45,000 में 43% जो पॉपुलेशन है वो कनक की पॉपुलेशन है। ठीक है, अब शेष लोग कौन आए? ठीक है, शेष लोग कौन आ रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि शेष लोग जो हैं वह यूरोपीय भक्त हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं फ्रेंच लॉयलिस्ट हैं, फ्रेंच भक्त हैं, और इन फ्रेंच भक्तों को क्या कहा जाता है? वाल्सियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाल्सियन। वाल्सियन, और क्या कहा जाता है? ये लिखा हुआ है फ्यूचेरियंस। ठीक है, मतलब जो फ्रांस भक्त है ना, यूरोप के लोग, उनको वाल्सियन और फ्यूचेरियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनकी जो पॉपुलेशन है ये दिखा रहे हैं 37%। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि फिर कह रहा है द न्यू वोटिंग अमेंडमेंट विल गिव मेजॉरिटी टू द लॉयलिस्ट। ठीक है, क्लियर? मेरी समझ से वैसे मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, द हिंदू एक प्रोमिनेंट अखबार है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो डिजिट है वह डिजिट गलत तरीके से प्रिंट हो गई। यहाँ 37 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 47 होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि 43% जो पॉपुलेशन है वो कनक की है। ठीक है,
और जो वाल्सियन है और फ्यूचेरियंस हैं उनकी पॉपुलेशन 47 है। मे भी हो सकता है हमारा जो ये कॉन्सेप्ट हो उससे मैं भाई जहाँ मैं ये विसार चूंकि द हिंदू का है, ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत कुछ इस पर कमेंट पास नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैंने आपके बीच में ये एक विवाद को छोड़ दिया है। तो फिर कह रहा है कि 43% कनक की पॉपुलेशन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर जो इनकी जो मतलब आएगा जनसंख्या आएगी फ्यूचेरियंस और ये वाल्सियन की, ये बहुमत में आ जाएगी। तो जब ये बहुमत में आ जाएगी तो उसका परिणाम क्या होगा, ठीक है, कि जो कनक हैं ये अल्पमत में हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ द आर्चिपेलागो। ठीक है, कह रहा है कि ये जो द्वीपों का समूह है, आर्चिपेलागो किसे कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो ये जो आर्चिपेलागो है ना, उसका इतिहास क्या है। तो कह रहा है कि न्यू कैलिडोनिया हैड कनक्स एज द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। ठीक है, इसमें जो न्यू कैलिडोनिया है, इसमें जो कनक लोग हैं, कनक, ये कनक लोग जो हैं यहाँ के मूल आबादी हैं, मतलब इनहैबिटेंट्स हैं। ठीक है, और कह रहा है कि इस कैलिडोनिया पर 1853 में, ठीक है, फ्रांस ने अधिकार कर लिया था और फिर उन्होंने कनक को रिजर्वेशन दिया। फिर ये कह रहे हैं कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कॉलोनियल लॉज वेर एबॉलिश्ड। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जो औपनिवेशिक कानून थे वो कानून समाप्त हो गए। ठीक है, एंड द कनक वेर ग्रांटेड फ्रेंच सिटीजनशिप, और कनक को जो है फ्रांस की नागरिकता दे दी गई। फिर कह रहा है कि इन द 1960s, ठीक है, इंक्रीज माइग्रेशन फ्रॉम 1960 में माइग्रेशन शुरू हो रहा है, कहां से, फ्रांस से कनक की ओर। ठीक है, अब जब ये कनक की ओर या फ्रांस से न्यू कैलिडोनिया की ओर जब इनकी पॉपुलेशन क्या होगा, माइग्रेट करेगी, तो उसका परिणाम क्या होगा। तो कनक फिर कह रहा है कि एंग्रीड बाई देयर डिटरेटिंग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कनक लोग इससे क्रोधित हो रहे हैं। क्यों क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि कनक लोगों की जो सामाजिक और आर्थिक दशा है ना, ये बिगड़ रही है। फिर कह रहा है कि और वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उनका न्यूनतम हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका जो वाल्सियन आ रहे हैं और फ्यूचेरियंस आ रहे हैं, इनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसके कारण जो है इनमें असंतोष हो रहा है, और इसी असंतोष में 1984 में, ठीक है, एक संस्था बन के आती है, और उस संस्था का नाम है, ये लिखा है, द सोशलिस्ट कनक नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ठीक है ना, ये संस्था बन करके आ जाती 1984 में। दस द टेंशन सोल्ड बिटवीन द कनक्स एंड लॉयलिस्ट बिटवीन फ्रॉम 1984 टू 1988। और जब ये संस्था बन गई इनकी, तो इसी संस्था का परिणाम ये हुआ कि 4 वर्षों तक, ठीक है, बड़े संघर्ष हुए किसके बीच, तो लॉयलिस्ट मतलब वाल्सियन और फ्यूचेरियंस जो कि फ्रांस के भक्त हैं, और कनक जो कि अपनी जमीन का, अपनी जो मदरलैंड है उसका भक्त है, उन दोनों के बीच में खूनी संघर्ष हुए। और फिर कह रहा है कि लेकिन इस संघर्ष को समाप्त कर दिया गया 1988 में। कैसे 1988 में समाप्त कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए एक समझौता है, मार्टिगन समझौता। मार्टिगन समझौता है, ठीक है, मार्टिगन, ठीक है, ये जो है एक ट्रीटी है, और उसी ट्रीटी पर सिग्नेचर होते ही यह समाप्त हो गया था, ये झगड़ा समाप्त हो गया था। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने एक और एकॉर्ड किया है, एक और समझौता किया है, कनक और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, क्लियर। और उस समझौते का क्या नाम है, नूमियस एकॉर्ड। ये लिखा है, हमने लिख दिया है, नो
मियाँ एकॉर्ड, नोमिया एकॉर्ड, ये कब हो रहा है? 1998 में हो रहा है। किसके बीच हो रहा है? आप कहेंगे फ्रांस की सरकार और कनक के बीच में होता है, ठीक है। और यही जो नोमिया एकॉर्ड है उसी का परिणाम है कि पेरिस से जो शासन किया जा रहा था उसमें कमी आई है, ठीक है। अब इसके बाद यहां प्रश्न आता है, ठीक है ना, यहां पर यह हुआ कि भाई इस समस्या का समाधान क्या है, तो यहां पर एक जनमत संग्रह होता है कि मतलब ये लोग जो है अलग होना चाहते हैं फ्रांस से। तो यहां पर एक जनमत संग्रह या रिफरेंडम होता है 2018 और 2020 में, और इसमें, ठीक है, जीतता कौन है? फ्रांस जीत जाता है। तो ऐसी स्थितियों में कनक लोगों ने या न्यू कैलेडोनिया की मूल आबादी ने कहा कि भाई एक काम करिए, जब तक कोविड-19 चल रहा है तब तक आप इसे टाल दीजिए। लेकिन मैक्रोन की सरकार ने, ठीक है, ऐसा नहीं किया, ठीक है, क्लियर। और परिणाम क्या हुआ? इन लोगों के बीच में एक पुनः संघर्ष शुरू हो चुका है, ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि ऐसा कनक लोग क्यों कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि कनक लोग आज भी यहाँ की मूल आबादी हैं, और मूल आबादी आज भी वहाँ श्रमिक से अतिरिक्त और कुछ भी, ठीक है, संसाधनों पर अधिकार नहीं रखती। जबकि बाहर से आने वाले लोग जो वालसियन हैं या फ्यूचेरियंस हैं, ठीक है, ये जो लोग हैं इन्होंने हर प्रकार के आर्थिक संसाधनों पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है, ठीक है, क्लियर। और कनक लोग जो है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो है ये बाहर हो रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि फ्रांस इसे क्यों बनाए रखना चाहता है, या इमानुएल मैक्रोन साहब इसे क्यों बनाए रखना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए, ठीक है, बनाए रखना जरूरी है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर आप साउथ पैसिफिक सी में स्ट्रेटेजिक शांति चाहते हैं, ठीक है, तो ये जरूरी है कि यहां पर फ्रांस की उपस्थिति रहे। दक्षिण प्रशांत सागर में इनकी उपस्थिति रहे, ठीक है ना, क्लियर। और दूसरी बात और है, इकोनॉमिकल है, क्योंकि अगर यहाँ पर फ्रांस है तो जो इकोनॉमिकल जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन है, उसका फायदा ये फ्रांस उठाता रहेगा, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू। गुड डे।